चलिए, क्या शुरू करेंगे? पहले रिवीजन का टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 6 है हमारा जो 4 मैंने लिखा हुआ है 6 मार्क्स का पेपर देखने में आराम से मिल जाएगा। 4 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है या फिर एक छोटी-सी केस स्टडी आ सकती है, उसके अंदर 4 एमसीक्यूज़ ही आ सकते हैं। 4 से 6 नंबर के बीच में चैप्टर आराम से देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन इसका ज़रूर बनता है, इम्पोर्टेंस दी है, अगले को एक अलग चैप्टर बनाया है इसका, तो उसको हम समझ के चलेंगे और दूसरे नंबर पे ईज़ी टॉपिक है, ठीक है? तो जल्दी से कवर करते हैं, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने क्या करा है, अभी आता हूँ, पहले ये छोटा-सा ओवरव्यू दे देते हैं। ओवरव्यू हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव हमारा सिंपल सा है क्या कि हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स करने हैं ऑन द बेस ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो बेसिकली हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारे को जितने भी हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, जितने भी हमारे को रिपोर्ट तक पहुँचने में जो भी हम सब कुछ करते हैं, वो हम क्या करके रखते हैं, डॉक्यूमेंट करके रखते हैं। ठीक है? और वो क्या होने चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होने चाहिए, जो हमारा एक नाम होता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो ये जो हमारा नाम होता है, इसकी हमें करके चलनी है। इसको करने के लिए जो भी हमें मिलेगा, जो भी सफिशिएंट होगा मतलब क्वांटिटी वाइज़, और जो भी एप्रोप्रिएट होगा मतलब क्वालिटी वाइज़, जो रिलायबल होगा, उन सबको हम क्या करके चलेंगे, रिकॉर्ड अपने पास रख के चलेंगे, डॉक्यूमेंटेशन उसकी होनी चाहिए। उसके बाद एविडेंस दैट ऑडिट वाज़ प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द एसे, और हमारे पास सारे एविडेंसेस होने चाहिए कि भाई जो हमारा ऑडिट हुआ है, वो एज़ पर एसे हुआ है और एज़ पर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मतलब कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से करा है हमने। सी एक्ट 1949 में जो भी हमारी प्रोविजन सब कुछ हमने फॉलो करा है, मतलब हमने पूरे प्रॉपर अच्छे तरीके से ऑडिट करा है, ये हमारे पास होना चाहिए ताकि कल हमारे को अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाना भी पड़ा तो हमारे पास प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, प्रूफ होने चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए। उसके बाद जो इस पूरे के पूरे टॉपिक में कवर हो रहा है वो क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? हमारी प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर होती है। एसक्यूसी 1 हमारे को बताता है, नीचे जाके हम पढ़ेंगे इसको कि एसक्यूसी 1 बोलता है कि प्रॉपर्टी किसकी, ऑडिटर की प्रॉपर्टी है। वो चाहे तो अपने पास इसको रख सकता है, किसी को शेयर नहीं भी करेगा। अपनी डिस्क्रिप्शन पे चाहे तो वो क्या कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, पोर्शन करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ बस वो यहाँ बिठा लेना, इसके अलावा वो कुछ नहीं याद रखना है। क्या वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर ही रहेगी हमेशा। वो अपनी डिस्क्रिशन पे चाहे तो वो उसका कोई ना कोई क्या निकाल के, कोई एक्सट्रैक्ट निकाल के या कोई कुछ, जैसे आपने 2-3 नंबर ऑफ पेजेस उसको चाहिए तो वो एक्सट्रैक्ट निकाल के वो क्या कर सकता है, किसी के साथ शेयर भी कर सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी वो मेंटेन करके चलता है, फिर भी अगर उसे लगता है कि जरूरत है तो वो करेगा। लेकिन और लॉ के आगे कुछ चीजों के आगे वो बाउंड होता है, जहां पे अगर उसको प्रेजेंट करने पड़ेंगे तो करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ऑडिट एविडेंसेस क्या होने चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होने चाहिए। मतलब ऑडिट एविडेंसेस हमारा क्वांटिटी बेसिस पे सफिशिएंट होना चाहिए। अच्छा खासा ऑडिट एविडेंस आपके पास हो जो प्रूव कर रहा हो कि हाँ, या तो वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, जिसने हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट किया या नहीं किया, या एज पर एएफआरएफ है या नहीं है। तो उसके लिए मेरे को सफिशिएंट एविडेंस चाहिए और एप्रोप्रिएट चाहिए, मतलब रिलायबल एविडेंस चाहिए। रिलायबल की हमने डेफिनेशन पहले भी पढ़ी थी ऊपर कि अगर वो किसी इंडिपेंडेंट सोर्स से मिलेगा, आउटसाइड एंटिटी मिलेगा तो वो हमारे लिए बेटर होगा, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में मिलेगा तो वो हमारे लिए ज्यादा रिलायबल होगा। तो मतलब क्वालिटी वाइज एक अच्छा एविडेंस मिल जाए तो उसकी बात ही अलग है। जैसे हमारी एक्सटर्नल कंफर्मेशन होती है तो वो क्या होती है, कहीं ना कहीं वो रेलिवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस होता है, तो वो हमें चाहिए होगा। राइट, तो ये हमारे 2 पॉइंट है जो हमारे को पेपर में लिखने को मिलेंगे, वर्ड्स नहीं भूलने। फिर उसके बाद एक हमारी आती है ऑडिट फाइल और एक और आता है कंप्लीशन मेमोरेंडम। तो ये हमारी क्या होती है, और कंप्लीशन मेमोरेंडम हमारी ऑडिट समरी होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, अभी नीचे कवर करेंगे इसको। तो ये हमारी ऑडिट समरी हो जाएगी और ऑडिट फाइल हमारी हो जाएगी, जिसमें हम सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑडिट फाइल बोलते हैं। ऑडिट फाइल के अंदर सब कुछ लगा होता है, इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर तरीके से जितना भी हमने थ्रू आउट द ऑडिट क्या किया, वो सब कुछ हमारी क्या बनती रहती है, एक ऑडिट की फाइल बनती रहती है। चलिए, अब मैंने इसके आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपने बस वही याद रखना है, बीच का जो मैं नहीं करा रहा हूँ वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कि डेफिनेशन क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, पेपर में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या बोलता है आपको, कि रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, कि जितने भी आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें उसका रिकॉर्ड करिए। रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, जो भी आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करें उसको अपने पास रखिए। एंड कंक्लूजन ऑडिटर रिच, और उसके बेसिस पे जो भी ऑडिटर ने कंक्लूजन लिया कि वो क्वालिफाइड है, क्या अपना डिस्क्लेमर है, क्या जो भी आपने लिया मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड, वो भी आप क्या करके चलेंगे, अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लगा के चलेंगे। तो रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन और कंक्लूजन्स द ऑडिटर रीच्ड। ठीक है, तो आपने जैसे शुरू किया ऑडिट तो हम क्या लगाते हैं, रैप लगाते हैं। ये उसी की बात कर रहा है कि आपने जो भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाए, फिर उसके बाद आपने फर्दर एफएपी लगाए, ये सारे के सारे आप रिकॉर्ड करके चलेंगे। उससे निकल के फिर क्या आया होगा, जब हमने इवैल्यूएशन करी होगी एसए 450 के अंदर, तो वहां पे हमारे को मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स वगैरह पता चली होंगी, तो हमारे को रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हमने करे होंगे कि हाँ भाई एक्चुअली है। तो 315 प्लस 330 प्लस 450 और 700। तो अगर आप स्टैंडर्ड में मेरे से बात करना चाहें, जैसे मैं हमेशा प्रेफर करता हूं, तो ये क्या कह रहा है, सिर्फ इतना सी बात कह रहा है। अगर कोई ऐसे याद रखना चाहे तो ऐसे भी याद रख सकता है कि 315 प्लस 330 प्लस 450 प्लस 700 की जो भी चीजें होती हैं वो सारी हम क्या बोलते हैं, उसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इन सबको रिकॉर्ड करने को क्या बोलेंगे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोलेंगे। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन है और जो 6 नंबर का आ सकता है पेपर के अंदर वो सिर्फ यही वाला है। अदर देन दैट सारे 4 नंबर के बनते हैं और 2 नंबर के एमसीक्यू बनते हैं। एमसीक्यू नहीं आएगा तो यही आएगा। पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या बोलता है हमारे को? 3 पॉइंट हमने पढ़े थे, हमारे कौन से वाले हैं? एंगेजमेंट टीम वाले। 2 पॉइंट हमारे कौन से वाले हैं? इंस्पेक्शन वाले, और 1 पॉइंट हमारा है फ्यूचर ऑडिट से रिलेटेड। याद रखेंगे 3 पॉइंट कौन से वाले? एंगेजमेंट टीम वाले, 2 पॉइंट कौन से वाले? इंस्पेक्शन वाले, और 1 पॉइंट कौन से वाला है? हमारा फ्यूचर ऑडिट वाला। तो इतना इसी तरीके से हमें याद रखना है। अब वो क्या कह रहा है? एंगेजमेंट टीम में क्या कह रहा है कि वो असिस्ट करेंगे हम एंगेजमेंट टीम को क्या करने के लिए? प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट। जो मैंने मार्क कर रखा है वो वर्ड आना ही आना चाहिए पेपर के अंदर। ठीक है, असिस्ट करेंगे एंगेजमेंट टीम को क्या करने के लिए? कि हमने प्लान कैसे करना है, परफॉर्म कैसे करना है ऑडिट। पर्पस बता रहे हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या है। असिस्ट करो एंगेजमेंट टीम को टू प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट, उसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई होगी तो पता चल जाएगा कैसे ऑडिट प्लान करना है, परफॉर्म करना है। फिर आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो? डायरेक्ट एंड सुपरवाइज कर सकते हो अपने एंगेजमेंट टीम को कि भाई आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, कौन क्या करेगा, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज कर रहे हो। फिर आप उन्हें क्या बना रहे हो? एनेबल कर रहे हो अकाउंटेबल बनाने के लिए, एनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क, कि भाई आपको बता दिया गया है कि आपका क्या काम है, तो वो क्या है? अकाउंटेबल बनाना। उसके बाद 2 पॉइंट इंस्पेक्शन वाले। इंस्पेक्शन में कौन कौन सा है? एनेबल करें क्वालिटी कंट्रोल, रिव्यू एंड इंस्पेक्शन, और दूसरा एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। 2 इंस्पेक्शन वाले पॉइंट आ गए। और लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है? हमारा फ्यूचर ऑडिट्स वाला। आप उसको क्या कर सकते हो? रिकॉर्ड कर सकते हो। आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों रिकॉर्ड करते हो? ताकि आने वाले फ्यूचर ऑडिट्स के लिए वो आपको क्या करे? हेल्प करे। ताकि आपको अगर आपने कल कोई ऑडिट करना होगा तो आपके पास अगर इस वाले ऑडिट की डॉक्यूमेंटेशन रहेगी तो वो आपको डेफिनेटली क्या कर सकती है? हेल्प कर सकती है। मान लीजिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए हेल्प कर देगी, या कोई ऑडिट ऑडिट एविडेंस के लिए, कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट के लिए हेल्प कर देगी, कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसके लिए हेल्प मिल जाएगी। तो याद करेंगे मेरे साथ साथ 3 पॉइंट कौन से हमारे? एंगेजमेंट टीम वाले। पहला, प्लान एंड परफॉर्म करने के लिए एंगेजमेंट टीम को कौन बताते हैं? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करते हैं। डायरेक्ट एंड सुपरवाइज करने के लिए कौन हेल्प करते हैं? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करते हैं। अकाउंटेबल बनाने के लिए कौन हेल्प करते हैं? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करते हैं। 2 पॉइंट हमारे इंस्पेक्शन वाले। क्वालिटी कंट्रोल की रिव्यू एंड इंस्पेक्शन करने के लिए हमारे को हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होती है, और एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आ गया हमारा फ्यूचर ऑडिट। फ्यूचर ऑडिट के लिए हमारे को कॉन्टिन्यूअंस के लिए कि हमने कल इसी का ऑडिट करना हुआ, तो आज इसके ऑडिट एविडेंसेस को क्या करके देख लो, सब कुछ डॉक्यूमेंट करके रख लीजिए। तो ये हमारा क्या बनता है? हमारा पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। यहां तक क्लियर है? एक बार बता दो मुझे, तेज तो नहीं हो रहा? समझ आ रहा है? यस? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद मैंने इसके आगे क्या लिखा है? थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने सिर्फ लिखा है रीड करने के लिए। सिर्फ आपको एक बार ही रीड करना है। वेरी लेस चांसेस ऑफ कमिंग इनटू द एग्जाम, बट स्टिल यू हैव टू रीड इट। व्हाई? बिकॉज़ फॉर्म एंड कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या कह रहा है हमारे को? ये हमारे को यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। नीचे जो जाएगा कि फॉर्म कंटेंट और एक्सटेंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस बेसिस पे, कौन से फैक्टर्स पे डिटरमाइन होती है, वो क्वेश्चन नहीं है ये पूछ रहा है मेरे से कि ऑडिटर प्रिपेयर करेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट टू एनेबल एक्सपीरियंस ऑडिटर, जिसका कोई प्रीवियस कनेक्शन नहीं है विद ऑडिट, टू अंडरस्टैंड। अगर किसी बंदे का कोई प्रीवियस कनेक्शन नहीं है, ऊपर हमने बोला था फ्यूचर ऑडिट के लिए आप रिकॉर्ड कर लो, लेकिन मान लो वो बंदा नहीं है, कोई और बंदा है, उसके उसको अगर कोई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उसे कोई एक्सट्रैक्ट वगैरह लिया, या कोई प्रीवियस कनेक्शन नहीं है उसका ऑडिट के साथ, तब क्या करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? तो उस टाइम पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बताते हैं क्या? कि नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, कि भाई कितना नेचर, टाइम और एक्सटेंट का ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया गया था, फिर उससे क्या हमारे पास रिजल्ट आए थे, और हमने क्या ऑडिट एविडेंस हमारे को मिले थे, और लास्ट में हमारे को वो बताता है कि कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स थे जो उस टाइम पे हुए थे। तो मतलब अगर आपका कोई प्रीवियस कनेक्शन नहीं है ऑडिट के साथ में, और आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रीड करते हैं, तो वो क्या समझ में आता है कि बंदे ने किस तरीके के ऑडिट प्रोसीजर पढ़े। ये आपकी डेफिनेशन से ही बन जाता है। डेफिनेशन में हम क्या लिखते हैं? कौन से ऑडिट प्रोसीजर हमने रिकॉर्ड करते हैं, तो वहां पता चल जाता है अच्छा अच्छा ये वाले ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म हुए हैं। इससे क्या आया? इससे हमारे पास ये वाले रिजल्ट आया ऑडिट प्रोसीजर का, इससे हमारे को ये एविडेंसेस मिले, और ये वाले सिग्निफिकेंट मैटर्स निकल के आए थे जो मेरे ऑडिट, और जो भी मैंने सारा का सारा ऑडिट किया होगा उसके अंदर कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स है जो आए थे, और जो हमने टीसीडब्ल्यूजी के साथ क्या करे होंगे, डिस्कस किए होंगे, या मेरी प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से मुझे सिग्निफिकेंट लगे होंगे। तो ये सिर्फ आपको बताता है, जिसका ये वर्ड याद रखना है, जिसका कोई प्रीवियस कनेक्शन नहीं है, ठीक है, नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑडिट, उसको अंडरस्टैंडिंग कैसे क्या मिलती है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रीड करके ये मिलती है। तो माइंड में क्लियर, एक बस रीड करना है कि ये किसके लिए आंसर बना है? जिसका प्रीवियस ऑडिट कनेक्शन नहीं है मेरे ऑडिटर के साथ में। अगर मेरे जैसा बंदा जिसने पहले वो देखा नहीं, मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ूंगा तो मैं क्या समझूंगा? अच्छा आपने क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाया, 315 क्या लगाया, फिर उसके बाद 330 ने आपका क्या रिस्पॉन्स करा, और उसके बाद मुझे चाहिए सिग्निफिकेंट मैटर्स कौन कौन से थे जो ऑडिट के अंदर आए होंगे, क्योंकि मुझे अगर उसका कल ऑडिट करना है तो मुझे पता होना चाहिए पिछले साल के मैटर कौन कौन से सिग्निफिकेंट थे। चलिए, तो ये बस इतना था रीड करने वाला। अब आता है एक बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, जो मुझे लगता है अगर पेपर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट बनाना होगा, या थोड़ा सा भी पेपर को टेढ़ा करना होगा, या ये चैप्टर क्योंकि सिंपल है, अलग दिया है, और उन्हें लगेगा सब पढ़ के आएंगे, तो एक क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है वो आ सकता है ये वाला, जिसे मैंने खोपड़ी क्वेश्चन मार्क किया है, कि फर्दर इन डॉक्यूमेंटिंग द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिटर क्या रिकॉर्ड करेगा जब आप अपना नेचर, टाइम, ऊपर क्या पढ़ा था हमने कि हम वहां पे बताएंगे नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर कौन से परफॉर्म करे, उस टाइम को डॉक्यूमेंट करते हुए ऑडिटर क्या रिकॉर्ड करता है, कि नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट को डॉक्यूमेंट करते हुए ऑडिटर क्या रिकॉर्ड करता है। प्लीज इसको मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भूल जाओगे।
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑडिटर क्या करता है? रिकॉर्ड पहले नंबर पे वो आइडेंटिफाई करता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर्स टेस्टेड। भाई मैंने एज एन ऑडिटर क्या क्या स्पेसिफिक आइटम और क्या क्या मैटर को क्या मैंने क्या करा है? टेस्ट करा है। मैंने किस किस चीज की टेस्टिंग करी है उसे क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरे नंबर पे किसने परफॉर्म करा? हु परफॉर्म द ऑडिट वर्क एंड द डेट ऑफ सच ऑडिट वर्क। किसने क्या परफॉर्म करा? ताकि मैं सारा कुछ तो मैंने नहीं किया होगा, सीनियर सीए भी होंगे जो मेरे पास फाइनल में होंगे, जूनियर वाले भी होंगे जो मेरे पास इंटर में होंगे, कोई मैंने सीए हायर भी कर रखे होंगे, मैं खुद अपना मैं क्या होऊंगा एंगेजमेंट पार्टनर होऊंगा, मेरी बहुत बड़ी टीम है। किसने क्या ऑडिट वर्क करा और किसने क्या परफॉर्म करा ये भी मुझे देखना है। और हु रिव्यूड द ऑडिट वर्क, क्योंकि क्या कहा जाता है कि भाई एक बंदे को क्या करके चलेगा? सुपरवाइज करके चलेगा। अगर जूनियर स्टाफ कर रहा है तो सीनियर करेगा, सीनियर कर रहा है तो हायर्ड सीए करेगा, हायर्ड सीए कर रहा है तो मैं करूंगा। अगर ये हिरार्की मेंटेन होती है तो वो हिरार्की मेंटेन करने वाले एरिया में मैं क्या बोल रहा हूं कि उस टाइम पे आपको देखना पड़ेगा हु रिव्यूड द ऑडिट वर्क, किसने वो क्या करा है? रिव्यू करा है एंड द डेट एंड एक्सटेंट ऑफ सच रिव्यू। तो ये सारे कहां पे आते हैं? ये मैं डॉक्यूमेंट करके चलता हूं जब मैं नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स को अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रिकॉर्ड कर रहा होता हूं। क्यों? मुझे पता ही नहीं चलेगा वरना कि भाई किसने क्या किया। तो पहले मैंने क्या करा? कौन कौन सी आइटम को आपने टेस्ट किया, मैटर किया, लिख दीजिए। किसने क्या करा और वो भी लिख दीजिए, किस डेट पे करा वो भी लिख दीजिए, और उसको रिव्यू करने वाला कौन था वो भी लिख दो, और वो भी कौन सी डेट थी और कितने एक्सटेंट तक रिव्यू करा। ऊपर ऊपर से देखा, पूरा डेप्थ में देखा, 100% जाके देखा, 50% जाके देखा, ये भी सारा कुछ क्या कर दीजिए? लिख दीजिए। तो ये वाला जो प्रोसीजर है आपको, ये प्रोसीजर आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा प्रोसीजर है, आपको पता होना चाहिए। भूल जाओगे, अभी भी बता रहा हूं, अच्छे से याद कर लो कि अगर मेरे को नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स को देखना हो, उसको मैंने रिकॉर्ड करना हो कि मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखता हूं, तो मैं क्या लिखता हूं? कौन कौन से मैटर्स को टेस्ट किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, कितना संगीन था वो जुर्म जिसको आप देखने गए। आपने पहले ये देखा, फिर दूसरे नंबर पे किसने वो चीज देखी और किस डेट पे चेक करी, कब जाके कंप्लीट हुई, और उसके बाद उसे रिव्यू कब किया गया और कितने एक्सटेंट में और किस डेट पे रिव्यू किया गया। ठीक है, आई होप अब आपको ये याद हो गया होगा, ये आपको याद करना ही है। चलो फिर उसके बाद नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ क्या है? सिर्फ रीड वाले पॉइंट है। मैंने जो मार्क कर रखा है पॉइंट वो कि ऑडिटर क्या करेगा? डॉक्यूमेंट करेगा डिस्कशन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो जो भी आपको सिग्निफिकेंट मैटर्स मिलते हैं आप उसे डिस्कस करते हो, और उसकी नेचर आप क्या करते हो? डिस्कस करके चलते हो कि भाई ये कितना ज्यादा क्या हो सकते हैं? सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ऑडिट के लिए कितने जरूरी है। तो सिग्निफिकेंस हमारी होती है, वो हम क्या करके चलते हैं उसके बारे में हम उसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में रिकॉर्ड करके चलते रहते हैं कि जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स मिलेंगे आप सब रिकॉर्ड करोगे, जो भी मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे उनसे जो रिप्लाई आएगा आप वो भी रिकॉर्ड करोगे। फिर इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज इन्फॉर्मेशन दैट इज इनकंसिस्टेंट, और अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई मैंने जो सिग्निफिकेंट मैटर बताया था और जो मेरे को इन्फॉर्मेशन गैदर हुई है वो क्या है? इनकंसिस्टेंट ऑडिटर के फाइनल कंक्लूजन के साथ में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा हाउ द ऑडिटर एड्रेस इनकंसिस्टेंट। अगर आपने बोला कि नहीं यार मुझे नहीं लगता ये मैच कर रही है, जो मुझे लग रहा है, जो मैंने ढूंढा है, जो मुझे मिला है उसके हिसाब से जो मैनेजमेंट बोल रही है वो क्या नहीं है, वो मैच नहीं कर रहा, तो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, अपना रीजन बताना पड़ेगा कि आपने उसको इनकंसिस्टेंट माना तो किस बेसिस पे माना, ताकि सामने वाला कल कोई ऐसा बंदा पढ़े ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो उसे पता चलना चाहिए कि आपका क्या व्यू था जिसकी वजह से आप बोल रहे हो ये इनकंसिस्टेंट है। तो अगर इनकंसिस्टेंट आता है तो आप एड्रेस करेंगे हाउ, किस वजह से आप कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है। तो ये सारा कहानी हमारे पास कहां पे आती है? नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में आती है। पहले वाले 3 पॉइंट जो रीड करने वाले थे, जब कोई बंदा ऐसा पढ़ रहा है जो प्रीवियस ऑडिटर का जिसको एक्सपीरियंस नहीं है तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर से समझेगा। फिर जो अंदर वाला बंदा है जिसने वो बना रहा है, अगर उसे बोला जाए कि नेचर टाइम एंड एक्सटेंट बता भाई तूने क्या रिकॉर्ड करा है उसके अंदर, तो वो ये 3 पॉइंट खोपड़ी वाले बताएगा, और बाकी के जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी रिकॉर्ड होंगी रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट मैटर्स, उसको क्या डिस्कस किया गया, उससे क्या कंक्लूजन आया। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो बताओ क्यों नहीं हो, ये सारा कुछ लिख के दे दीजिए। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए। फिर आता है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% चांसेस है जिसके आने के, बहुत बार आया भी है, बहुत बार आ भी सकता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब आया वो क्वेश्चन जो ऊपर पढ़ के लोगों को लगता है बच्चे उस क्वेश्चन में ये वाला आंसर लिखाते हैं। सबसे ज्यादा गलती क्या होती है? ऊपर वाला नेचर टाइम एंड एक्सटेंट वाला क्वेश्चन पूछा होता है और बच्चे कौन सा आंसर लिख के आते हैं? ये वाला, क्या कि फैक्टर। जब तक आपको फैक्टर वर्ड ना मिले कि जिसकी वजह से डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट पे फर्क पड़ेगा, मतलब जो ऊपर नीचे डॉक्यूमेंटेशन होगी, मोटी फाइल बनानी है या पतली फाइल बनानी है, सोच लेना, मैंने बताया था वो किस पे डिपेंड करती है? फैक्टर्स के ऊपर। वो कौन से फैक्टर्स हैं? वो ये बोले हैं कि साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी कितनी है, जितनी बड़ी एंटिटी उतने ज्यादा क्या करने पड़ेंगे? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कितने नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, क्या 500 की सारी कैटेगरी लग गई आपकी? 560 भी लगा, 70 भी लगा, 80 भी लगा, 530 भी लगा, 520 भी लगा, 510 भी लगा, हाँ भाई लगा, तो डेफिनेटली आपकी फाइल मोटी बनने वाली, क्योंकि इतने सारे प्रोसीजर हो गए होंगे। फिर आपने आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसमेट में आरओएमएम कितना था? अगर आरओएमएम ज्यादा होगा तो डेफिनेटली ज्यादा चेकिंग करी होगी, ज्यादा चेकिंग करी होगी तो ज्यादा हमारी क्या बनी होगी? हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल बड़ी हो गई होगी। फिर जितने ऑडिट एविडेंस
ज्यादा मिले, अगर आपको सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिल गया, सफिशिएंट का मतलब क्या था, क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी के ऑडिट एविडेंसेस आपको ज्यादा मिले होंगे तो डेफिनेटली क्या होने वाला होगा, आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल मोटी हो जाएगी। फिर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, अगर भाई इतनी एक्सेप्शंस मिल रही है कंपनी के अंदर कि भाई सब कुछ नोट करना पड़ रहा है, अगर सब कुछ नोट करना पड़ रहा है तो डेफिनेटली आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल मोटी हो जाएगी। फिर आपने डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कंक्लूजन, अब इतना सारा काम करने के बाद आप क्या करते हो, कंक्लूजन करते हो। अगर आपने मान लो कंक्लूजन में कुछ ऐसा मिला कि बहुत सारे पॉइंट्स आपको एम्फोसिस ऑफ मैटर के मिल गए, बहुत सारे पॉइंट आपको किसके मिल गए कि मुझे केएम के मिल गए, बहुत सारे पॉइंट आपको अदर इन्फॉर्मेशन की मिल गई, तो वो सारी आपकी फाइलों क्या बना देगी, मोटी बना देगी। और आपने कौन सी ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल यूज करे हैं, ये भी डिपेंड करता है। जब आपने एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हुए आपने कौन से टूल्स यूज करे, तो आपने कौन सी मेथोडोलॉजी, कौन से टूल्स यूज करे वैल्यूएशन करने के लिए, बहुत सारे करने के लिए, तो वो सारे एरियाज भी क्या करते हैं आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आप सब रिकॉर्ड करते हो, तो जितना ज्यादा आपको करना पड़ा होगा उतना ज्यादा आपको रिकॉर्ड करना पड़ा होगा। तो ये सारे आंसर बनते हैं, कॉमन आंसर्स हैं, अच्छे से याद करके जाना। 6 पॉइंट इसका याद कर लेना, बस 2 ही आंसर के 6 पॉइंट याद करने हैं, किसके, और एक ऊपर वाला हमारा पर्पस था जो, क्योंकि ये 6 में फंस सकता है और 6 में फंसा तो मैं नहीं चाहता आप लोगों को आंसर बनाना पड़े। ठीक है, सिंपल आंसर है, प्लीज अच्छे से याद कर लेना। चलिए, उसके बाद यहाँ पे आता है सिंपल ये, और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 नीचे क्या बोलता है हमारा, एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दे दो। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल प्रैक्टिकल पेपर आने लगे हैं, तो मेरी हाई चांसेस है कि मैं इसके ऊपर बैठ लेना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा वो टेस्ट करना कि आपको पता भी है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल में लगता क्या क्या है, आपको बिल्कुल पता है जी, बता दो। ऑडिट के जितने भी आपने प्रोग्राम करे होंगे, प्रोग्राम में क्या आता था हमारा, चेकलिस्ट आती, तो पूरी की पूरी चेकलिस्ट आपने जो भी चेक करा लगाओ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। फिर उस चेकलिस्ट के बेसिस पे आपने क्या एनालिसिस करें वो भी लगाइए। अब इस एनालिसिस लगा दिए, बिल्कुल लगा दिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 सेम पॉइंट है, ऑडिट प्रोग्राम और चेकलिस्ट, मोटा ज्यादा फर्क नहीं होता दोनों के अंदर। ठीक है, तो प्रोग्राम और चेकलिस्ट सिमिलर सिमिलर सी चीजें होती है, तो आप लिख सकते हो दोनों अलग अलग भी और एक एक पॉइंट भी। प्रोग्राम हो गए, चेकलिस्ट हो गया, यहाँ पे अलग अलग क्यों है, क्योंकि चेकलिस्ट ये हो सकता है आपने ऑर्डर नहीं और अपनी तरीके से एक चेकलिस्ट बनाई है, और प्रोग्राम के अंदर जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाने के बाद एक चेकलिस्ट बनाएगा जो चेक करेगा, वो अलग भी हो सकती है, तो 2 चीजें अलग अलग भी हो सकती हैं। ये आ गया। फिर उसके बाद उसके बेसिस पे आपने क्या एनालिसिस करे, ये भी आ गया। फिर उसके बाद एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सा, इश्यूज मेमोरेंडम की, इश्यूज मेमोरेंडा क्या था, पूरा का पूरा इश्यू मेमोरेंडा जो भी था आपने सारा का सारा क्या करना है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लेके जाना है। फिर समरी ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स, समरी पूरी की पूरी सिग्निफिकेंट मैटर्स आपने जितने भी आपको मिलेंगे सारी की सारी उसकी समरी आपने क्या लिख देनी है कि भाई ये सारे मिले थे, इनमें से ये मिले थे जिन्होंने सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन मांगी, ये मिले थे जो सिग्निफिकेंट रिस्क की तरफ लगे, ये मिले थे जिनका मैनेजमेंट के पास आंसर था, सब कुछ आपने क्या कर देना है, रिकॉर्ड कर देना, अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ले जाओ। फिर लेटर ऑफ कंफर्मेशन रिप्रेजेंटेशन क्या बोल रहा है, डब्ल्यूआर, जितनी भी आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस ली होंगी वो सारी की सारी भी आपको क्या करनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी, ये भी जरूरी है। और लास्ट में आपने क्या करा, कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर्स आपने किस तरीके से क्या करे, कॉरेस्पॉन्डेंस क्या करे, कंसर्न करे, मतलब आपने कैसे बताया, ईमेल पे बताया, ईमेल पे आपको उसका रिस्पॉन्ड मिला, जैसे भी मिला वो भी सब कुछ आपको क्या करके चलना है, रिपोर्ट करके चलना है। तो ये वाला क्या है, कॉमन पॉइंट है इधर इधर की समरी क्या थी उसकी, और आपने कैसे बताया, और उसके अगेंस्ट आपको क्या रिप्लाईज मिले सिग्निफिकेंट मैटर्स के, वो सब कुछ क्या लगता है मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लगता है। इज इट द ओनली लिस्ट? नो, आपको कोई और पॉइंट याद आ रहा होगा तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में बहुत कुछ आता है, ये तो बहुत सिंपल छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी आप चाहोगे तो लिख देना, कोई चक्कर नहीं है, मिल जाएगा आपको आंसर। ठीक है, तो ये आपको याद करने, डेफिनेटली आपको 4 आंसर ये वाले क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। चलिए, उसका मैंने कट करा है, जो आगे नीचे आप देखोगे तो कट करा है, तो कट करना है, कुछ नहीं पढ़ना उसके अंदर से। ऑडिट फाइल याद नहीं करना है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए ऑडिट फाइल क्या होती है। ऑडिट फाइल एक होता है, एक फोल्डर होता है, जैसे हमारे पास फाइल होती है, स्टोरेज मीडिया होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, फिजिकली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, चाहे आप बोलो सॉफ्ट कॉपी, चाहे आप बोलो हार्ड कॉपी, उसकी फॉर्म में क्या करते हैं, कंटेन करते हैं रिकॉर्ड्स, जो कॉम्प्रोमाइज क्या करते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट, मतलब एक क्लाइंट का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की पूरी हम क्या करते हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन को रिकॉर्ड करते हैं। फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है, आज तक अपने ऑफिस में जाओगे तो बहुत सारी फाइल्स देखोगे फिजिकल फॉर्म में है, बहुत सारा डेटा आप देखोगे वो कंप्यूटर में भी पड़ा है, तो वो क्या करता है, जहां पे भी आप उसे स्टोर करें उसे क्या बोलते हैं, ऑडिट फाइल बोलते हैं। तो आई थिंक आप खुद भी आंसर बना दोगे, इसमें ज्यादा जरूरी नहीं है कुछ भी। चलिए, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का मेरा बोलता है असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पर्सपेक्टिव। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए मारा क्योंकि इसके अंदर एक नीचे क्वेश्चन भी आ रहा है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन भी बना दिया, और इसको वैसे मैंने ये एमसीक्यू नंबर दिया है, ये एमसीक्यू के लिए वेरी वेरी हाईलाइटेड पॉइंट है, एमसीक्यू पक्का इसमें से आ सकता है। असेंबली ऑफ द फाइनल असेंबली टू ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल, जो कि फाइनल ऑडिट फाइल बनती है उसकी असेंबली के बारे में बात कर रहा है, तो आपको क्या करना होता है, ऑडिट कंप्लीट करनी होती है प्रॉपर तरीके से, असेंबलिंग ऑफ द ऑडिट फाइल ऑन अ टाइमली बेसिस आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब आपने जब ऑडिट की रिपोर्ट दे दी है उसके बाद एक टाइमली बेसिस पे आपको अपनी प्रॉपर ऑडिट फाइल भी कंप्लीट करके क्या करनी होती है, प्रोवाइड करनी होती है। मतलब आपको चाहिए कि भाई ऑडिट हो गया, हाँ जी, जैसी ऑडिट हमारी ऑडिट रिपोर्ट साइन होगी उसके बाद विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम क्या करनी पड़ेगी, ऑडिट फाइल भी कंप्लीट करनी पड़ेगी, असेंबल करनी पड़ेगी। एसक्यूसी 1 उसके अंदर आके खड़ा हो जाता है। एसक्यूसी 1 क्या बोलता है, एसक्यूसी 1 बोलता है मैं खड़ा हूं, मेरे बारे में ध्यान रखने होंगे क्या, कि भाई तेरे को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स देखने पड़ेंगे प्रॉपर तरीके से, कि तेरे को क्वालिटी मेंटेन करके चलनी है। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज तूने फाइल बनाई तो तू कुछ भी करे जा रहा है, नहीं, क्वालिटी प्रॉपर तरीके से, क्वालिटी के जितने भी कंट्रोल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए, आपने एसक्यूसी 1 को प्रॉपर ध्यान में रखते हुए उस तरीके से आपको क्या करना है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जितने भी एस्टेब्लिश हुए होंगे टाइमली कंप्लीशन, आपको वो सारे के सारे को क्या करने हैं, लगाने के बाद बनानी है।
मतलब ताकि वो जो ऑडिट फाइल बने वो अच्छी बने, उसके अंदर वो सारा कंटेंट दिखे जो होना चाहिए था। ठीक है? तो एसक्यूसी 1 बोलता है कि आपको क्या करना है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा फॉर द टाइमली कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट फाइल। मतलब अगर आपने 10 दिन में कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि आप कैसी भी फाइल बना देंगे, एसक्यूसी 1 को ध्यान में रखते हुए ही फिर 10 दिन में ही कंप्लीट करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़िया। फिर एन एप्रोप्रिएट टाइम लिमिट, जब एप्रोप्रिएट टाइम लिमिट क्या है कंप्लीट करने के लिए, इज ऑर्डिनरली नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, मैं बोल रहा हूं अभी भी, 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट। बोल देंगे बीच में बिफोर, फ्रॉम, ऐसे ऐसे वर्ड दे देंगे, नहीं आफ्टर। ठीक है ना? ऑर्डिनरली नॉट मोर देन, वो देंगे इक्वल्स टू, लेस देन, याद रखना है नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट आपको क्या करनी होती है, वो कंप्लीट करके देनी होती है। अब यहाँ पे तो हमारा एमसीक्यू वाला पार्ट तो खत्म हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। वो क्या कि यार अगर 60 दिन के अंदर अंदर हमने देनी है और बाई चांस हमें कुछ ऐसा मिला जिसकी वजह से चेंज करना पड़ेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तो अब ऑडिट फाइल के अंदर हम क्या लगाते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो मैं लगा दूंगा, लेकिन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में मुझे कुछ नया मिल गया या मुझे कुछ ऐसा मिला जिसको मुझे पता चला, ओहो यार मैंने जो पहले डॉक्यूमेंटेशन लगाया वो तो ये वाला मतलब ही नहीं प्रोवाइड कर रहा, मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए हमारे पास आके, क्या कि हमें चेंजेस करने पड़े ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ड्यूरिंग द फाइनल असेंबली प्रोसेस, जब मैं फाइनल असेंबल कर रहा हूं उसको, उस टाइम पे मुझे कोई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसा मिला या नया मिला या ऐसा मिला जिसको प्रीवियस को मुझे चेंज करना पड़ेगा, उस वाले केस में मैं क्या करूंगा। तो वो क्यों होता है पहले समझ लो, इसका क्वेश्चन आ सकता है बहुत अच्छे से, खोपड़ी मार्क है क्या, कि एग्जांपल्स ऑफ सच चेंजेस इंक्लूड, ऐसे चेंज कौन से हो सकते हैं ये पता होने चाहिए। करोगे तो कुछ नहीं, आप वो पेज निकालोगे और नया वाला पेज लगा दोगे, करना कुछ नहीं है, लेकिन करना क्यों है वो एग्जांपल समझो। एग्जांपल ऑफ सच चेंजेस इंक्लूड डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सस्पेंडेड डॉक्यूमेंटेशन। मान लो कोई डॉक्यूमेंटेशन आपने जिस बेसिस पे लिया था वो क्या हो गया, सस्पेंड हो गया, और करने की उसको जरूरत नहीं है, अब वो डॉक्यूमेंटेशन वैलिड नहीं रहा। ठीक है? वो लगेगा दिखेगा तो वो क्या कर सकता है, गलत पिक्चर रिप्रेजेंट करे, तो आपने डिलीट या डिस्कार्ड करना है सस्पेंडेड डॉक्यूमेंटेशन, तो आप क्या कर सकते हो, डेफिनेटली आप उसको कर सकते हो। दूसरा, सॉर्टिंग करना, कोलेट करना, क्या, क्रॉस रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर्स। अगर कोई क्रॉस रेफरेंसेस वर्किंग पेपर है तो आपको लग रहा है यार ये तो अलग अलग जगह हो गए, मुझे इसको कोलेट करना चाहिए था, मुझे इसको सॉर्टेड करना चाहिए था, क्रॉस रेफरेंस देना चाहिए था, तब जाके वो बेटर पिक्चर देते। अभी तो बल्कि गलत पिक्चर मिल रही है सामने वाले को, जबकि उसे नहीं पता कि ये तो मतलब इसका जो अगला वाला वर्जन है वो 10 पेजों बाद लगा हुआ है। तो आप उसे 10 पे से उठाइए, उसके नीचे लेके आइए, उसकी रेफरेंस दीजिए वहां पे। आपने नहीं दी तो क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। कब आप कर रहे हो, पहले नहीं कर रहे हो, फाइनल असेंबली के टाइम कर रहे हो। ये तो फाइनल असेंबली के टाइम पे वो बोल रहा है अगर चेंजेस करने पड़े क्या कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इफ दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। ठीक है? एमसीक्यू वाला पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला मार्क कर लेना इसको। इफ दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, तभी कर सकते हैं जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होंगे। जैसे कि अगर आपको क्या करना है, कुछ डिलीट करना है, कोई सस्पेंडेड डॉक्यूमेंटेशन को कर दीजिए। अगर आपने कोलेट करना है, कोई क्रॉस रेफरेंस देना है वर्किंग पेपर्स का, कर लीजिए। या फिर कोई आपको लगता है साइनिंग ऑफ चाहिए आपको, यार मैंने साइन ऑफ ही नहीं लिया उसके अंदर, ये गलती हो गई मुझसे, साइन ऑफ ऑन द कंप्लीशन चेकलिस्ट की, भाई चेकलिस्ट तो मैंने उनको दे दी थी, उसने साइन ऑफ लेना होता है मुझे, वो साइन ऑफ मुझे लगाना होता है, मैंने नहीं लगाया, वो तो बहुत जरूरी था, तो साइन ऑफ लेके लगा दीजिए, चेंज कर सकते हो अपने फाइल को। और डॉक्यूमेंटेटिंग ऑडिट एविडेंसेस that the auditor has obtained, discuss and agree with the relevant members of the jury before the date of the auditor's report। अगर आपको कोई भी अपने डॉक्यूमेंट करने ऑडिट एविडेंस बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट अगर आपको मिला होगा, तो आपको वो भी रिकॉर्ड करने के लिए, वो भी डॉक्यूमेंट अगर आपने नहीं किया बाई चांस, तो आप उसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मना नहीं करा हुआ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का कोई भी चेंज है जो जरूरी है और करना पड़ेगा तो आप उसे करिए। उसके अंदर क्या आता है, सस्पेंडेड डॉक्यूमेंटेशन को डिलीट करना या डिस्कार्ड करना। दूसरा, क्रॉस रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर को कोलेट करना या उसकी सॉर्टिंग करना या उसको क्रॉस रेफरेंस देना, कर सकते हो। तीसरा, साइनिंग ऑफ अगर आपने नहीं लिया, लेके लगानी है तो लगा दीजिए। और अगर आपको लगता है कोई डॉक्यूमेंट करना ऑडिट एविडेंस बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो आप डेफिनेटली उसको भी कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो ये 4 एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 4 नंबर में आ सकता है, फंसा हुआ क्वेश्चन है। जब थोड़ा सा ट्रिकी हुआ पेपर, यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में बहुत सारी कहानी लिखी होगी, एक वर्ड ढूंढना, चेंज इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, बस। वो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन के अंदर, पूरे क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड बताएगा कि कुछ भी हुआ होगा, उसके से बोलेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में चेंज करना पड़ रहा है। अब नीचे पूछेगा कौन से एग्जांपल हो सकते हैं जिसकी वजह से चेंज करना पड़े। क्या चेंज हो सकता है, आप लिखोगे बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है, जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का हो और उसके अंदर आपको कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का ना लग रहा हो। वैसे ऐसा नहीं आएगा, लेकिन स्टिल आएगा, तो ध्यान में रखना एक बारी। इन 4 पॉइंट्स के अलावा कुछ भी सिचुएशन दिखे तो उसको अवॉइड करना, इन 4 पॉइंट्स के ऊपर ही आंसर लिख के आना। ठीक है? अगर वैसे तो वो आपसे पूरा क्वेश्चन पूछेगा, एग्जांपल दे दो, तो एग्जांपल आप खुद ही दोगे 4 पॉइंट्स के, तो वो बन जाएंगे। फिर सिंपल है, बस यहाँ तक का मेन चैप्टर यहीं तक था, बाकी सिंपल हो गया है। लास्ट में वो क्या बोलता है, एसक्यूसी 1 बोलते हैं कि रिटेंशन कब तक करनी है आपको, कब तक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके चलना है मुझे, 7 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है? जब तो मैंने ऑडिटर रिपोर्ट बनाई वो बोली, उसके बाद उसके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मुझे फॉर 7 इयर्स मेंटेन करके चलने पड़ते हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी केस खुल जाए ऐसे 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेरी ऑडिट एविडेंस की तरह काम आएगी कोर्ट ऑफ लॉ में। तो मुझे 7 ईयर्स तक क्या करके चलना पड़ता है, उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। और ये कौन बोलता है, एसक्यूसी 1 बोलता है।
तो एसक्यूसी-1 ने पैरामीटर्स बना के पॉलिसी प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 7 साल तक चलेगी। ठीक है? तो ये वाला हमारा एक पॉइंट था जो हमारा एमसीक्यू पर्पस से यहाँ पे 60 डेज, 7 इयर्स, चेंजेस के लिए 4 पॉइंट दे देंगे। हो सकता है कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का ना दें और बोले कौन सा वाला इसके अंदर से सही नहीं है। ये वाला चेंजेस वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, बहुत आसान है बनाना। तो वहाँ पे दिमाग बिल्कुल खोल के रखना कौन से 4 पॉइंट पड़े थे। चलो, फिर उसके बाद ये ज्यादा नहीं है, रीडेबल पॉइंट है, सिंपल सा है, क्या डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर। जब भाई सिग्निफिकेंट मैटर्स हमारे को मिलते हैं तो क्या हम उन्हें डॉक्यूमेंट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। उसके अंदर क्या होना चाहिए? फैक्ट होना चाहिए, किसके बेसिस पे आपने उसे सिग्निफिकेंट माना, क्या ऑब्जेक्टिव था, तो आपको वो क्लियरली क्या होना पड़ता है, बताना पड़ता है, तभी आप उसे रिकॉर्ड करोगे। तो एग्जाम्पल कौन से होते हैं? एग्जाम्पल ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स इंक्लूड, जो भी मैटर्स क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं सिग्निफिकेंट रिस्क को, वही सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं जिनकी वजह से सिग्निफिकेंट रिस्क आ रहा होगा। तो वही बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट रिस्क आपको जहां पे भी लगे वो सिग्निफिकेंट मैटर हो तो आप उसे क्या कर लीजिए, उसको अपने पास डॉक्यूमेंट करके रख लीजिए। मेरी प्रोफेशनल जजमेंट आती है यहाँ पे बीच में, मेरे लिए हो सकता है वो सिग्निफिकेंट हो, मुझे नहीं लेना देना किसी के लिए। मैनेजमेंट बोलेगी सर ये क्या सिग्निफिकेंट है, मेरी प्रोफेशनल जजमेंट बोल रही है इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट है, बात खत्म। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स इंक्लूड क्या? रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, आपने उसके लिए क्या रिजल्ट क्या करे, परफॉर्म करे, रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपको लगता है मटेरियली मिसस्टेटेड थी या आपको लगता है रिवाइज करने पड़ेंगे, मुझे अपना आरओएमएम मुझे लगता है मुझे ज्यादा चेकिंग करनी चाहिए थी, तो वो सारा एरिया जो भी आपने करा होगा सिग्निफिकेंट मैटर्स को चेक करने के लिए, वो सारा आप क्या करके चलेंगे? डॉक्यूमेंट करके चलेंगे। दूसरा, सर्कमस्टांसेस दैट कॉज द ऑडिटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग, अगर आपको लगता है किसी भी एरिया के अंदर आपको सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आई है अपने प्रोसीजर्स को लगाने के लिए, आप उसको क्या करके चलेंगे? वो सिग्निफिकेंट मैटर है आपके लिए, आप उसे रिकॉर्ड करके चलिए, मतलब आप डॉक्यूमेंट करके चलिए। और लास्ट में जितनी भी आपने फाइंडिंग्स वगैरह ली होंगी मॉडिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड, या फिर आपने जहां पे भी एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डाला या कोई और पैराग्राफ डाला जो उसका रीजन था डालने का, वो भी आप क्या करके चलेंगे? डॉक्यूमेंट करके चलेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बार आंखों के आगे से निकाल लेना। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा कोई चीज फंस गई तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि अच्छा सिग्निफिकेंट मैटर हमने क्या पढ़ा था, क्या बड़ा सिग्निफिकेंट मैटर के अंदर। सिग्निफिकेंट मैटर जहां भी आपको सिग्निफिकेंट रिस्क दिखता है तो आपने ऑडिटर ने उसका क्या रिस्पॉन्स लिया। पहले तो रिजल्ट आया होगा जिसकी वजह से वो सिग्निफिकेंट बना, वो क्या था रिजल्ट, किस वजह से आया, कि भाई मटेरियल में स्टेटमेंट थी, आरओएमएम ज्यादा थी, किस लिए, और उसके बाद आपने उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स लिया, मतलब 315 में क्या मिला, 330 से क्या करा, 315 में क्या मिला, रैप से क्या मिला, 330 में क्या करा, रिस्पांस में मैंने क्या करा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, अगर आपको कहीं पे भी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आई है ड्यूरिंग द ऑडिट, वो सारा का सारा आपके लिए क्या है? सिग्निफिकेंट मैटर। क्यों सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आई भाई? हर चीज नॉर्मल चेक हो रही थी, इसी के अंदर ऐसा क्या था, मतलब कुछ सिग्निफिकेंट तो है ना यहाँ पे छुपा हुआ, जो मुझे आपने डिफिकल्ट करा, मेरे को ऑडिट प्रोसीजर में नहीं लगा पाया ठीक से। और लास्ट नंबर पे जो भी फाइंडिंग्स वगैरह हुई होंगी ऑडिट रिपोर्ट में, जो भी गया होगा, वो सारी की सारी जितना भी आपको लगता है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में सब वही जाता है जो सिग्निफिकेंट होता है, जो सिग्निफिकेंट होगा उसको क्या कर लेना? डॉक्यूमेंट करके चल लेना। इतना ही यहाँ पे पढ़ना था। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज़ ये वाला एक टॉपिक है जिसके ऊपर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्या? कंप्लीशन मेमोरेंडम, या फिर जिसको बोलते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। अब क्या होती है, अब अपने ऊपर इतनी बड़ी फाइल बना ली, इतनी बल्कि फाइल बना ली, जो आपने सोचा था साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से आपने बड़ा कर लिया फाइल को, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की वजह से बड़ा कर लिया, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट की वजह से बड़ा कर लिया। अरे यार, जो आप इतना बड़ा करे तो जा रहे हो, पर हो सकता है ना उस बड़े के अंदर हो सकता है सब कुछ रेलिवेंट ना हो। आपके लिए, ऑडिटर के लिए जरूरी है हर चीज को लिखना, लेकिन जरूरी नहीं है रीड करने वाले के लिए, सामने कोई रेगुलेटरी के लिए जरूरी है। उन्हें क्या चाहिए? वो कहेंगे भाई मुझे नहीं चाहिए तेरी वो इतनी मोटी सी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल, मुझे तो तू एडीएस दे दे या फिर मुझे कंप्लीशन मेमोरेंडम दे दे, कोई भी वर्ड आ सकता है पेपर के अंदर। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीशन मेमोरेंडम। आपने वर्ड क्या याद रखना है? कंप्लीशन मेमोरेंडम, दैट इज द मेन वर्ड। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमें उसमें उतनी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन की क्या करनी होती है? एक समरी देनी होती है। ठीक है, तो ऑडिटर क्या करता है? कंसीडर करता है हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन एज अ पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, जिसको समटाइम्स क्या बोलते हैं? कंप्लीशन मेमोरेंडम। तो उसके अंदर क्या आता है सर? अब उस वाली इतनी बड़ी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को अगर हमें छोटा करना होगा तो हम क्या लिखेंगे उसके अंदर? सब कुछ इंपॉर्टेंट ही लिखेंगे, नॉन इंपॉर्टेंट तो लिखेंगे नहीं। तो वही वाली कहानी लिख दो, क्या? सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर आपको मिले वो सारे के सारे कहां जाते हैं? कि एटीएस में जाते हैं, और आपने उसको कैसे एड्रेस करा। तो मैं बता रहा हूं 315 में रैप लगा के क्या मिला, और 330 में आपने उसको क्या एड्रेस किया। किसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी लोगों के लिए क्या है कि भाई तूने क्या करा, तेरा 330 में रिस्पॉन्स क्या था, बस ये बता देगा। तेरा रिस्पॉन्स अच्छा था ना, तो कोई टेंशन नहीं, तूने चेक कर लिया होगा, तेरे को सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिल गए होंगे। तो हमें रिस्पांस बहुत है, सिग्निफिकेंट मैटर्स आते हैं किसके अंदर? एडीएस। ठीक है, ये दो वर्ड आपके लिए क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है। ये दो वर्ड याद रख लेना, कहानी बन जाएगी। बस उसके नीचे क्या बोल रखा है? जो आप भी समरी बनाते हो वो क्या होनी चाहिए? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होनी चाहिए रिव्यू एंड इंस्पेक्शन के लिए। भाई सामने वाले को जब आप इतना सा मैटर दे रहे हो तो उसे डेफिनेटली इफेक्टिव एंड एफिशिएंट दोगे, ताकि सामने वाले का टाइम भी बचे, इफेक्टिव उसको सब समझ भी आ जाए, रिव्यू भी कर पाए, किसी ने इंस्पेक्शन करनी है तो वो भी कर पाए। कोई रेगुलेटरी आके पूरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखेगी, वो कहेगी यार हमारे को मोटा मोटा बता दे क्या चेक करना है। तो वो मोटा मोटा क्या होता है? एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रिव्यू एंड
इंस्पेक्शन के लिए। और वो कब यूज होती है मेनली? भाई ये डॉक्यूमेंटेशन पूछेंगे आपसे एमसीक्यू के अंदर कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को क्या सबके केस में यूज किया जाता है? प्राइवेट कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी, आप लोगों नहीं, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट के केस में। छोटी का भी होगा लेकिन लार्ज कोई ऑडिट होगा या कोई कॉम्प्लेक्स ऑडिट होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है उसकी कॉम्प्लेक्स क्या बनानी पड़ेगी? समरी बनानी पड़ेगी। देखो जिसकी ऑडिट फाइल मोटी बनेगी मुझे उसको छोटा करना पड़ेगा किसी को देने के लिए, तो वो उसके लिए कौन हो सकता है? जिसका लार्ज ऑडिट होगा या कॉम्प्लेक्स ऑडिट होगा। फर्दर प्रिपरेशन ऑफ सच समरी क्या कर सकती है? जिस कर सकती है, आप क्या कर सकते हो? इंडिविजुअल बेसिस पे बना सकते हो, मतलब इसके अंदर और आगे कोई पॉइंट नहीं है, मेनली बस यही पॉइंट था क्या कि आपने प्रिपेयर करनी जो समरी वो कैसी होनी चाहिए? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होनी चाहिए, रिव्यू एंड इंस्पेक्शन करने वाला बंदा उसको ध्यान से देख पाए, और वो किस केसेस में यूज होती है? आपकी मेनली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट के केसेस में यूज होती है। बस इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। कंप्लीशन मेमोरेंडम का नाम ये, और ये वाला पॉइंट इधर से, बस दैट्स इट। ठीक है, इतना याद रख लो कि आपका आंसर बन जाएगा। तो फिर अब हमने ओनर पढ़ लिया था कि ओनर कौन होता है डॉक्यूमेंटेशन का। एसक्यूसी 1 बोलता है कि ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है, और वो अपने डिस्क्रिप्शन पे चाहे तो क्या कर सकता है? एक्सट्रैक्ट वगैरह निकाल के दे सकता है किसी को भी, और कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज मेंटेन करके रखेगा। यहाँ पे आपके सारे टॉपिक हो जाते हैं खत्म। अब उसके बाद आपका एक छोटा सा क्या आता है? ये केस स्टडी आती है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कर रखी है नहीं कर रखी, जल्दी से करनी है तो मैं आपको 1 मिनट में करा देता हूँ ताकि आपको आइडिया भी लग जाए। कुछ नहीं कह रहा है यहाँ पे, सिंपल सी बात क्या बोल रहा है? एक सीए राजन पिलानी है, मतलब मैं सीए एसएस हूँ, एंगेजमेंट टीम में मेरा हेड कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूँ कंपनी का, और एंगेजमेंट पार्ट दो ऑडिट प्रोग्रेस में चल रहा है। कंसीडर इश्यूज रिगार्डिंग द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कुछ इश्यूज आ रहे हैं रिगार्डिंग द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो नीचे दिए गए हैं। क्या? ऑडिट प्रोग्राम वाज प्रिपेयर्ड असाइनिंग द रिस्पांसिबिलिटी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म टू द टीम मेंबर। हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर हमने साइन कर दी थी कि भाई तू क्या करेगा, तू क्या करेगा, तू क्या करेगा, तू क्या करेगा। बढ़िया। एंगेजमेंट टीम कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स। मेरी टीम में 4 लोग हैं। पहले नंबर पे मेरी टीम में मोहित है, फाइनल का स्टूडेंट है, रोहित है, फाइनल का स्टूडेंट है, शोभित है, पेड सी है, मतलब मैंने सीए को एज एन एम्प्लॉय हायर कर रखा है, और मैं खुद हूं पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म। तो मेरे पास एक सीए का फाइनल के, 2 फाइनल के स्टूडेंट है, एक सीए मैंने कोई फ्रेंड बुला रखा है, और एक मैं खुद हूं। ये मेरी पहली सिचुएशन थी। दूसरा, द टीम हैज डिटरमाइंड मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल निकाल रखी है, आइटम बेसिस पे या किसी और बेसिस पे नहीं निकाल रखी है अभी के लिए। ठीक है। द टीम हैज असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट टू बी लो। मेरी टीम ने सब कुछ असेस करने के बाद क्या बताया मुझे कि सर आरओएमएम बड़ा कम लग रहा है, ज्यादा कुछ नहीं लग रहा, ज्यादा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की चेकिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा समझ आ रही है। ठीक है जी। फिर सीए शोभित इज रिस्पांसिबल फॉर अटेंडिंग इन्वेंटरी काउंट प्रोसेस एंड पुटिंग डाउन इट्स डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। सीए शोभित जो है भाई रिस्पांसिबल है किसके लिए? अटेंडिंग करने के लिए इन्वेंटरी काउंटर। उसको मैंने बोला भाई वो जो 500 किसका स्टैंडर्ड बोलता है मेरा? 501 का इन्वेंटरी वाला बोलता है ना कि जाके फिजिकल इन्वेंटरी अकाउंट पीआईसी करके आना। उसके लिए मैंने किसकी ड्यूटी लगाई? मैंने उसके, क्योंकि उसे बोलता है आप खुद करके आओगे, मतलब किसी चार्टर्ड को करना होता है वो, तो सीए शोभित तो मेरे लिए मेरा सीए ही है, वो तो वो जाके कर सकता है डेफिनेटली। मैंने उसकी ड्यूटी लगाई, भाई तू लगा के आएगा और तू क्या करेगा? डॉक्यूमेंट करेगा तेरे को क्या मिला। बढ़िया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मैंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, मुझे बहुत सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हैव कम टू द नोटिस, मुझे बहुत सारी आरपीटीज देखने को मिल रही है, तो मतलब मुझे 550 का स्टैंडर्ड भी सोच के चलना पड़ेगा। ये मुझे उन्होंने बताया कि ये फॉलोइंग इश्यूज रिगार्डिंग द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। इनमें से वो कह रहा है ये वाले केस में मुझे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ रही है। अब नीचे वो पूछ रहे हैं इससे प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव, ये कह रहा है क्या करने को? वर्क रिलेटिंग टू वेरिफिकेशन ऑफ द रेवेन्यू वाज असाइन टू मोहित इन द ऑडिट प्रोग्राम। वो कह रहा है वेरिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू की ड्यूटी किसको लगाई गई थी? हमारी मोहित को। कौन था? मेरा सीए फाइनल का जो स्टूडेंट था उसकी थी। ठीक है। हाउएवर इट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द रोहित एक्चुअली। मुझे खुद ही करना पड़ा। रोहित कौन था? मैं था रोहित पिलानी। ठीक है, मैं मतलब मेरे को ही करना पड़ा। ड्यूटी किसकी थी? मोहित की। करना किसको पड़ा? मेरे को पड़ा। ठीक है जी। वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स प्लान टू बी कैरिड आउट बाय रोहित। अब मैंने ट्रेड रिसीवेबल की ड्यूटी किसको दी थी? रोहित को दी थी कि भाई तू करेगा। हाउएवर इट वाज परफॉर्म्ड बाय राजन। ये भी मुझे ही करना पड़ा। सॉरी, ऊपर रोहित को करना पड़ा। मोहित वाला काम रोहित ने किया, रोहित वाला काम मुझे करना पड़ा। ऐसे हुआ है। ठीक है जी। ड्यू टू द लास्ट मिनट प्रैक्टिकल इशू, कोई प्रैक्टिकल इश्यूज आ गए, उसे लगा सर मैं तो नहीं कर सकता, आपको ही करना पड़ेगा ये, तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूं जी। मैंने जाके कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन दिस रिगार्ड टू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? वो कह रहा है नीचे वाले में से कौन सी स्टेटमेंट आपको सबसे बढ़िया लग रही है वो बता दो जी। जब ऐसा कोई क्वेश्चन है सबसे बढ़िया क्या लग रही है, तो वो देख लो सबसे बढ़िया कौन सी नहीं लग रही, अपने आप एक पॉइंट पहुंच जाओगे। और जब वो पूछे कौन सी बढ़िया नहीं लग रही, तो देखो कौन सी बढ़िया लग रही है, फिर आप एक पॉइंट पे पहुंच जाओगे। कभी भी स्ट्रेट आंसर ढूंढने मत जाओ, वरना मुश्किल हो जाएगी, वरना कॉम्प्लेक्स लगेंगे। अब पहले क्या हटाएंगे? जोन जोन से नहीं है वो हटा देते हैं। चलो ठीक है। वो क्या कह रहे हैं? ऑडिट प्रोग्राम कंटेन्स नेम्स ऑफ द पर्संस एंड वर्क्स टू बी परफॉर्म्ड। इट इज इमटेरियल वेदर वर्क असाइंड टू वन पर्सन इज परफॉर्म्ड बाय अनदर पर्सन। वो कह रहा है कि ऑडिट प्रोग्राम्स के अंदर सिर्फ नाम लिखे होते हैं कि कौन क्या करेगा। इमटेरियल है कि भाई किसको वर्क असाइन किया गया है और वो किसने परफॉर्म करा है, ये कह रहा है। ठीक है जी। दूसरा, ऑडिट प्रोग्राम वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। ऑडिट प्रोग्राम वगैरह ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो गया था। ओनली पर्सन असाइन स्पेसिफिक रिस्पांसिबिलिटी कैन परफॉर्म द ड्यूटीज। वो कह रहा है भाई जी जो किसको कहा गया है वही करेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई और कर ले। ठीक है जी, ठीक कह रहा है। उसके बाद, it is necessary that audit program be suitably updated or notes are given in the working papers to this effect so that the planned duties are in accordance with the actual work performance.
वो कह रहे इट इज नेसेसरी दैट द ऑडिट प्रोग्राम बी सुटेबली अपडेटेड, कि भाई ऐसा हो सकता है कि बीच में किसी को चेंज वगैरह करना पड़ जाए, तो आप उसको सुटेबली अपडेट कर दीजिए, नोट्स वगैरह में, वर्किंग पेपर्स वगैरह में डाल दीजिए कि किसकी क्या प्लान ड्यूटीज थी और एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस किसने करी है उसकी। ठीक है, तो बिल्कुल यही बता रहा है मुझे, इससे ज्यादा आंसर मुझे चाहिए नहीं। क्या करूंगा मैं इस केस में? क्या कोई और नहीं कर सकता? मतलब कोई पत्थर की लकीर थोड़ी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पहले डिसाइड करते हैं, हो सकता है कुछ कॉम्प्लेक्स निकला है, हो सकता है बड़ी फिगर निकला है, मटीरियलिटी से ऊपर चली जाए कोई चीज, तो वो क्या करना पड़ेगा? मुझे खुद चेक करना पड़ेगा। तो सिंपल सी वो बात बोल रहा है, अगर आप कभी भी अपनी ड्यूटीज वगैरह चेंज करें, कुछ भी करें, तो आप उसको क्या कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को, वहां पे लिख दीजिए रोहित की ड्यूटी थी लेकिन प्रैक्टिकल इश्यूज की वजह से राहुल को करनी पड़ी। बस इतना ही काम करना था आपको, यही वो काम करने को कह रहा है। तो सुटेबली अपडेट कर दीजिए अपने नोट्स वगैरह को वर्किंग पेपर्स के अंदर, ताकि आपको पता हो क्या कि प्लान ड्यूटी किसकी थी, एक्चुअल वर्क परफॉर्म किसने करा है। बस ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो जो हाउ वाला क्वेश्चन देना ऊपर हमने पढ़ा था, हु डिड दैट, किसने रिव्यू करा, किसने परफॉर्म करा, कब कंप्लीट हो, उन क्वेश्चंस के अंदर आपको ये वाली डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करेगी कि अच्छा अच्छा ये चेंज हो गया था और इसकी जगह पे इसने किया था। तो ये वाला काम करने के लिए आपको यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा? सी आएगा। सी बिल्कुल सही होगा। बाद में देख लेंगे, अभी नीचे चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। सेकंड क्या कह रहा है? एज रिगार्ड द मटीरियलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन कंटेक्स्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कौन सी सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है इन कंटेक्स्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? ठीक है जी। मटीरियलिटी हैज ऑलरेडी बीन डिटरमाइंड, देयर इज नो नीड टू पुट इनटू द वर्किंग पेपर्स। वो कह रहा है मटीरियलिटी ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, उसे वर्किंग पेपर्स में क्यों लेके आना? नहीं। मटीरियलिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर, व्हाटएवर अमाउंट हैज बीन डिटरमाइंड कैन बी डॉक्यूमेंटेड। वो कह रहा है ये तो प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर होती है, जो भी आपने अमाउंट डिटरमाइन कर लिया आप उसे वर्किंग पेपर्स में जाके लिख दीजिए। थोड़ा थोड़ा तो ठीक लग रहा है। फिर मटीरियलिटी अराइव्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट अलोंग विद द फैक्टर्स कंसीडर्ड इन डिटरमिनेशन हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड। तो ये देखो, ये है ना पॉइंट निकल के, क्या कह रहा है कि भाई मटीरियलिटी अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट बिल्कुल होती है, अलोंग विद द फैक्टर्स कंसीडर्ड इन द डिटरमिनेशन हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड। भाई ने अपने किस बेसिस पे कौन से फैक्टर को ध्यान में रखते हुए क्या करी होगी, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को डिटरमाइन किया होगा, मटीरियलिटी को डिटरमाइन किया होगा, वो भी तो बताना पड़ता है हमारे को, वो भी तो लिखना पड़ेगा। कोई लिख दो बस ये मटीरियलिटी है, तो सामने लोग क्या पता चलेगा? आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में सब होना चाहिए, तो फैक्टर जरूर होने चाहिए जो आपने क्या करे होंगे, जिसको आपने यूज किया होगा उसे डिटरमाइन करने में। तो यही आपका सही आंसर होना चाहिए। चौथा मैं पढ़ भी नहीं रहा हूं, मेरे लिए जरूरी नहीं है। चलिए, फिर उसके बाद एज रिगार्ड टीम्स असेसमेंट दैट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज लो। अब मेरी टीम ने बोला था रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो रहेगा, मान लिया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑड वन रिलेटिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रिस्क। वो कह रहा है कौन सी ऑड वन है रिलेटिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रिस्क, कौन सी वाली ऑड वन में आएगी? ऑड वन आउट करते हैं। डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड डिटेल ऑफ द सिग्निफिकेंट डिसीजन रीच हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड। बिल्कुल यार, जिसमें हम डिस्कशन वगैरह करते हैं, जो भी डिटेल आती है हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, ये तो ठीक है। डिटेल ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हैव टू बी डॉक्यूमेंटेड, डिटेल भी लिखनी पड़ती है। आरएपी आपने क्या लगाया डॉक्यूमेंट करोगे? बिल्कुल करोगे, ये भी ठीक है। डिटेल अबाउट हाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल वाज ऑब्टेन्ड हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड, ये भी ठीक है। प्रिसाइज कैलकुलेशन ऑफ द आरओएम, हमारे भाई प्रिसाइज कैलकुलेशन हम कभी भी नहीं कर सकते, ये हमें कोई डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, क्या करा उसकी डिटेल्स देनी पड़ती है, कभी भी प्रिसाइज डॉक्यूमेंट कैलकुलेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ती डॉक्यूमेंट करने के लिए। तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। पॉइंट नंबर डी। सीए शोभित इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेंडिंग ए फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करने के लिए हमने इसको भेजा था, बिल्कुल भेजा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन दिस रिगार्ड टू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। वो कह रहा है कौन सा वाला सही नहीं है, बता दीजिए। ठीक है जी। डेट्स ऑन विच द फिजिकल इन्वेंटरी काउंट प्रोसेस वाज अटेंडेड बाय हिम शुड बी डॉक्यूमेंटेड। भाई आप किस डेट वगैरह पे करते हो डॉक्यूमेंट करते हो, फोटोग्राफ वगैरह लेके आते हो, अटेंडेंस लगाते हो, ये सब तो सही है। डिटेल ऑफ द टेस्टिंग काउंटिंग अंडरटेकिंग शुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। आपने टेस्ट काउंट वगैरह क्या किया, वो क्या डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट करता है? कर तो सकता है। डिटेल्स ऑफ द ऑब्सोलीट गुड्स फाउंड शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, ये भी ठीक है। और रिपोर्ट शोइंग दैट द स्टॉक कंफर्म टू द क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। रिपोर्ट शोइंग दैट स्टॉक कंफर्म टू द क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, और जो स्टॉक होंगे उसके जो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड होंगे वो मैनेजमेंट के लिए जरूरी होंगे भाई, मेरी डॉक्यूमेंटेशन के लिए नहीं है। मेरी डॉक्यूमेंटेशन में अगर वो ऑब्सोलीट है तो ऑब्सोलीट में जाना चाहिए, सही है तो सही में जाना चाहिए, फिनिश है तो फिनिश में पढ़ाओ, रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल में पढ़ाओ। क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर मेरा कोई लेना देना नहीं है इसके बारे में। मैं क्वालिटी ओवरऑल देखता हूं, मैं कभी भी स्टॉक की क्वालिटी से मैं उसे डॉक्यूमेंट करके नहीं चलता जो उसे लॉ बोलता है। तो ये वाला पॉइंट मैनेजमेंट स्पेसिफिक है, ना कि मेरी डॉक्यूमेंटेशन स्पेसिफिक है। तो इस वजह से ये वाला हमारा क्या होना चाहिए, सही नहीं होना चाहिए। पूछा था ना कौन सा सही नहीं है, हाँ नॉट ट्रू। नॉट ट्रू में क्या आएगा? रिपोर्ट। और लास्ट वाला क्या कह रहा है? एज रिगार्ड द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, नॉट पार्ट। ठीक है जी। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल होती है, रिलेटेड पार्टी की पॉलिसी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट आर्म लेंथ बेसिस पे होती है, क्लोज लेंथ बेसिस पे होती है। सर आर्म लेंथ बेसिस पे होती है, तो डी वाला पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा? क्लोज लेंथ बेसिस कुछ नहीं होता, क्लोज लेंथ बेसिस पे आप नहीं करते, आर्म लेंथ बेसिस पे करते हो हमेशा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को। तो क्या आ गया? सी सी डी डी डी, तो ये डी है हमारा, ये भी डी है हमारा, ये भी ठीक है, ये हमने इधर भी डी करा, ठीक है, सी और सी बिल्कुल। तो ये हमारे सारे के सारे आंसर हो गए। तो अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। सोचो समझो और आंसर को लिखिए, और यहाँ पे आपका क्या खत्म हो जाता है, हमारा पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके नीचे वाले जो एमसीक्यूज हैं प्लीज उसको कर लेना, वो बिल्कुल सिंपल वाले थे, मैंने इसलिए ज्यादा उसके अंदर मेहनत नहीं करी। अदरवाइज तो सारे के सारे सिंपल थे, इसलिए मैंने जो मेरे को अच्छा लगा क्वेश्चन वो मैंने आप लोगों को करा दिया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आंसर क्वेश्चन देखोगे भी तो आपको देखने को मिलेगा क्या क्या पूछ रखा है। देखो, फॉर्म कंटेंट के लिए फैक्टर्स बता दो,
ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्म कंटेंट फैक्टर बता दो, पर्पस बता दो ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन के, सिंपल है। सम एग्जांपल दे दो ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन के, वही जो मैंने बताया था, पूरे के पूरे एग्जांपल चेपाना। और ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन समरी में फैसिलिटेट, देखो ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन समरी आ गई तो एडीएस के ऊपर क्वेश्चन आ गया, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट की बात करेगा, उसको एक्सप्लेन करने को बोल रहा है, तो वही 2 पॉइंट सिग्निफिकेंट वाला और कैसे आपने एड्रेस किया वो वाला पॉइंट आप लिखाओगे तो आपका आंसर बन जाएगा। ऐसा सा क्वेश्चन मिल गया तो बढ़िया सा पटाकेदार आंसर लिख के आना, ताकि आपको सामने वाले को देख के लगे भी कि हाँ यार पता है। 230 का नाम मत भूलना और एसक्यूसी 1 का ध्यान नाम मत भूलना, यहां से याद कर लेना दिल से उसको, ठीक है। लगेगा ही लगेगा 220 230 में तो लगेगा ही लगेगा, एक बार एसक्यूसी 1 आपके पास आएगा ही आएगा, तो वो आपको भूल के भी नहीं चलना है। तो यहाँ पे जाके हमारा कौन सा टॉपिक खत्म होता है, 230 इज ओवर।